हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस या ट्रेट्स। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैंने जो चैप्टर के अंदर जो मेन टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो है सेक्स लिंक्ड इन ह्यूमन या सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन। तो मैंने बताया था कि सेक्स लिंकेज के अंदर हम ऐसे ट्रेट को डिस्कस करते हैं जो एक्स लिंक्ड होते हैं, जो जीन एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं उसको हम एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड जीन, और जिससे वो ट्रेट कंट्रोल होते हैं उसको हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड ट्रेट। तो सबसे पहले जब आप यहाँ पे देखें एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस, तो ये जो एक्स लिंक्ड इन डोमिनेंट इनहेरिटेंस है ना, मैं आपको इसमें ये बताऊं कि आपकी बॉडी के अंदर वो कौन सी ऐसी एग्जाम्पल है कि उसमें जीन भी डोमिनेंट हो और उस डोमिनेंस की वजह से आपकी बॉडी में डिजीज़ हो। क्योंकि पिछली दोनों ही डिजीज़ डोमिनेंट नहीं थी, वो कौन सी थी, रिसेसिव थी। इसमें क्या होता है कि हमारे पास डोमिनेंट जीन की वजह से ये डिजीज़ होती है, और डिजीज़ का नाम सुन लें, हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ। हमारे पास डिजीज़ है हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स, या इसको हम एक और नेम भी देते हैं, इसको हम कहते हैं विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट भी इसको कहते हैं, विटामिन डी रिकेट्स या विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट भी इसको हम कहते हैं, रेजिस्टेंट रिकेट्स। अब स्टूडेंट इसके अंदर ये देखें कि होता क्या है। होता ये है कि एक ऐसा जीन जिसका नेम डी है, वो कैपिटल डी हो तो डोमिनेंट है, स्मॉल डी हो तो रिसेसिव है, वो पाया जाता है एक्स क्रोमोसोम पे। अगर वो डोमिनेंट फॉर्म में आ जाए, लेकिन ये डिजीज़ बहुत रेयर है, लेकिन अगर वो कैपिटल डी की फॉर्म में मेल की बॉडी में आ जाए या फीमेल की बॉडी में आ जाए, तो उससे क्या होता है कि बोन जो है वो वीक हो जाती हैं, क्योंकि बोन के अंदर कैल्शियम डेपोजिशन नहीं होती, जो हड्डियां हैं वो वीक हो जाएंगी। आपने अक्सर देखा कि बहुत सी खातून जब 40-45 ईयर्स की होती हैं वो गिरती हैं, साथ ही उनकी बोन फ्रैक्चरिंग का जो है अक्सर हमें सुनने में आया है, देखने में आया है, लेकिन मेल में ये केस कम है। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बता दूँ कि ये डिज़ीज़ कहाँ पे होती है, फीमेल के अंदर बहुत ज़्यादा है। और आपको एक चीज़ का और भी पता है। यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज़ और डिस्कस करते चलते हैं कि लेट्स सपोज मेरे पास ये दो एक्स हैं और ये एक एक्स और वाई है। यहाँ पे कैपिटल डी, स्मॉल डी, एक्स और वाई। अब मुझे ये बताएं कि ये जो कैपिटल डी है ये डोमिनेंट है स्मॉल डी पे, तो इससे फिर कौन सी डिजीज़ हो सकती है, हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स, क्योंकि कैपिटल डी डोमिनेंट है। इसमें स्मॉल डी है तो इसलिए यहाँ पे नहीं होगी। तो मेल में फिर कौन सी सिचुएशन होगी, तो होगी मेल में एक्स कैपिटल डी वाई जब आएगा तो फिर मेल के अंदर ये डिजीज़ हो सकती है। तो मुझे ये बताएं कि ज़्यादा चांस ये मेल में है या फीमेल में। फीमेल में, क्योंकि फीमेल में मे बी दोनों एक्स में से कोई एक के अंदर कैपिटल डी होगी तो ये चांस हो सकता है। इसलिए औरतें जो हैं जब वो 40-45 ईयर्स की होती हैं तो उनके अंदर बोन इतनी वीक होती हैं कि वो बड़ी जल्दी जो है वो ब्रेक होती हैं। जो मर्द हैं मेल, उनके अंदर ये डिजीज़ रेयर है, और बेसिकली ये वैसे भी रेयर है। जेनेटिकली रिकेट्स जो है, जो हमारे पास हड्डियां का वीक होना जो है वो बहुत रेयर है। लेकिन एक चीज़ और है, ये जो हाइपोफॉस्फेटेमिक या विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट है, इसको कभी भी डाइटरी रिकेट से कंपेयर नहीं करना। हमेशा याद रखिएगा, कुछ ऐसे लोग हैं जो मिल्क, दूध बहुत कम पीते हैं। जब वो दूध बहुत कम पीते हैं या उनके अंदर विटामिन सी प्रॉपर नहीं बन पा रहा होता, तो उस वजह से उनकी हड्डियों के अंदर कैल्शियम की डेपोजिशन नहीं होती। जब कैल्शियम की डेपोजिशन नहीं होगी, विटामिन सी नहीं बनेगा, तो उस केस में भी वो जो है बोन इतनी वीक होंगी कि गिरने से वो ब्रेक भी हो सकती हैं। अब आप उसको इसके साथ कंपेयर नहीं करना, ये एक और चीज़ है, ये जेनेटिकली प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो जेनेटिक कम्युनिकेशंस होती है वो मोलेकुलर लेवल पे फेल हो जाती है,
वो प्रॉपर मालिक्यूल्स को प्रॉपर बना नहीं पाती, क्योंकि आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर जितने भी जीन हैं वो बेसिकली तमाम कंट्रोल करते हैं आपकी जितनी भी फैक्टर्स हैं। और अगर जीन के अंदर चेंज आ जाएगी तो उससे प्रोटीन नहीं बनेगी, जब प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगी तो उसके अंदर हमारे पास जो है प्रॉपर जो है वो फंक्शन नहीं होते। तो ये जो है स्टूडेंट हमारे पास एक छोटा सा मैंने बताया। तो मुझे ये बताएं कि जो आपकी खुराक की वजह से जो रिकेट्स जो होता है, जो आपकी हड्डियों की डिजीज़ है, क्या वो ये दोनों सेम है? नो, वो एक डाइटरी खुराक की वजह से होती है और ये एक जेनेटिकली प्रॉब्लम है। ठीक है जी। तो मुझे ये बताएं कि जो एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस है, जिसमें मैंने आपको हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स के बारे में बताया, ये डोमिनेंट जीन की वजह से होगी या रिसेसिव डोमिनेंट? तो केस इसका मैक्सिमम किस में है, मेल में या फीमेल में? मेल में। तो लेकिन जो पिछली दोनों थी वो किस में ज़्यादा थी? वो इसमें ज़्यादा जो चांस हैं वो किस में है? फीमेल में। और जो पिछली दोनों डिजीज़ पढ़ाई थी उसमें ज़्यादा चांस किस में है? फीमेल के अंदर। मेल में मेल के अंदर ज़्यादा चांस है, फीमेल के अंदर बहुत कम चांस हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ना हम इसकी पैडिग्री को देख लेते हैं कि इसकी पैडिग्री क्या है। स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि मेरे पास ये एक फ़ीमेल है, उसमें दोनों ही XX हैं, दोनों XX के ऊपर स्मॉल h है। अब स्मॉल h होगा तो क्योंकि ये डोमिनेंट डिजीज़ है तो इसके अंदर तो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो दोनों ही रिसेसिव एलील हैं, क्योंकि स्मॉल h है। इसमें जो है डी से डोमिनेंट शो कर लें आप, या किसी भी सिम्टम से कर लें, हम डी से शो कर लेते हैं। कैपिटल डी है तो इसका मतलब है ये डोमिनेंट है, इससे इन्फेक्टेड मेल हो गया। इधर दोनों पे स्मॉल डी है तो ये रिसेसिव है, ये फीमेल नॉर्मल है। जब इन दोनों की शादी आपस में होती है तो आप इसका ना वो क्रॉस बेशक कर लें कि हमारे पास इसके जब गैमेट्स बनेंगे तो उस गैमेट्स के केस में क्या होगा कि X स्मॉल डी वहाँ पे X कैपिटल D Y, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास X Y देखें जी, स्मॉल डी कैपिटल D, स्मॉल डी वाई, स्मॉल डी कैपिटल D, स्मॉल डी वाई। मतलब मेल दोनों ही नॉर्मल हैं, फीमेल दोनों ही इन्फेक्टेड हैं, लेकिन है होमोजाइगस या हेटेरो। ये फीमेल जो है इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन बना है वो बना है स्मॉल डी कैपिटल D, और इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन है वो है स्मॉल डी वाई। तो फीमेल इन्फेक्टेड है। जब इस फीमेल की एक नॉर्मल मेल के साथ शादी होगी शिप के ज़रिए में, इनके रिश्तेदारी के ज़रिए, इनके यहाँ 4 बेबी पैदा होंगे, जिस तरह मैंने आपको हीमोफीलिया में एक्सप्लेन किया। मुझे ये बताएं कितने % चांस है इन्फेक्टेड के? 2%, 50% चांस है इन्फेक्टेड के। एक मेल भी इन्फेक्टेड है, फीमेल भी इन्फेक्टेड है। और कितने % चांस है नॉर्मल के? 50%। एक फीमेल भी नॉर्मल है और एक मेल भी नॉर्मल है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ना एक चीज़ आपकी बुक में एक येलो बॉक्स के अंदर बताई गई है, TFS, टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। इसको ज़रा मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। मुझे ये बताएं कि आपकी बॉडी के अंदर ना सेक्स पेयर में मेल के केस में एक X क्रोमोसोम है और दूसरा Y है। Y को हम J शेप भी बनाते हैं। और आपको पता है कि जो Y क्रोमोसोम है उसकी टॉप पे एक रीजन है, उस रीजन को हम बोलते हैं SRY रीजन। समझ आ रही है? अब ये जो SRY रीजन है ना, इसके बिल्कुल अपोजिट इस साइड पे TFS, टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम को कंट्रोल करने वाली कोई अलील है। वो क्या करती है? मेल के केस में, मेल जो है होमोसैपियंस मेल के केस में क्या होता है कि ये जो यहाँ पे अलील है ना, ये रिसेसिव ट्रेट है। ये X लिंक्ड है। टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम को कंट्रोल करने वाला जो अलील है वो X लिंक्ड है और ये रिसेसिव है। ये रिसेसिव जब होगी तो रिसेसिव के केस में मेल के अंदर, मेरी बात को जरा गौर से सुनना है, Y क्रोमोसोम पे जो सेक्स रीजन ऑफ Y क्रोमोसोम है, SRY जो है, वो अगर टेस्टोस्टेरोन बनाएगा तो उसके अपोजिट जो TFS, टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम में इधर से जो एक्सप्रेशंस होगी केमिकल्स की, एक तो वो टेस्टोस्टेरोन को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। अब वो मेल जो है उसके अंदर कॉम्बिनेशन है XY का, तो इसका मतलब वो जेनेटिकली मेल है, लेकिन जब आप देखेंगे तो वो दिखने में वो फीमेल लगेगी।
एक तो ये है कि उसकी ब्रेस्ट का साइज, दूसरे नंबर पे उसकी बॉडी में वजाइना होगी लेकिन ब्लाइंड, यूट्रस नहीं होगी, यूट्रस की जगह पे टेस्टिस हैं और टेस्टिस भी ऐसे हैं जिसके अंदर स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होती। अब दिखने में वो फीमेल है लेकिन जेनेटिकली वो क्या है, मेल, और वो सारी उम्र जो है वो फीमेल रहती है। हैप्पीली उसकी शादी भी की जाती है और शादी के बाद जब जो है वो आगे इनफर्टाइल है, वो मीन के आप कह सकते हैं कि स्टीरॉयल है, वो आगे बच्चों को जन्म नहीं दे पाती, तो ऐसी फीमेल तब जाके कंफर्म होता है कि ये क्या सीन है वो टेस्ट वगैरह करने के बाद। तो ये कौन सा सिंड्रोम है, टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। इसमें ये होता है कि एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी जो हार्मोन्स है मेल की बॉडी के अंदर, आपको पता है कि मेल के अंदर जो एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, वाई क्रोमोसोम से जो मेल हार्मोन बनते हैं वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं, वो प्रॉपर एक्सप्रेस नहीं होते, अपने फंक्शन को प्रॉपर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये सिंड्रोम होता है। और होने के बाद ये मैंने सिम्टम्स भी इसके बता दिए, उसके रीज़न भी बता दिए और आगे इसकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं मैंने उसके बारे में बता दिया। तो एक मैंने बताया एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस और दूसरा मैंने TFS को पढ़ा दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट हम पढ़ेंगे वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस को। अभी हम अपना लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए थैंक यू।